छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स का क्लास करेंगे। इसमें आज हम लोगों का चैप्टर होगा डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। यह चैप्टर पिछले क्लास से ही चला आ रहा है। इस चैप्टर के 2 लेक्चर पीछे हो चुके हैं। यह थ्योरेटिकल पार्ट का तीसरा लेक्चर है और शुरू में मैंने आपको बताया कि किस तरह से डिडक्शन मिलते हैं। इसके अलावा जो है पिछले क्लास में जो सेकेंड हमारा क्लास था उसमें हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की दशा में किस तरह डिडक्शन मिलता है हम लोग इसको देखे थे। और अब उसमें इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पेंशन फंड में या प्रोविडेंट फंड में जब डिडक्शन मिलता है तो या जो लिंक इंश्योरेंस फंड होते हैं इन सबों की हम लोगों ने चर्चा की। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। यानी एक तो हो गया कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया चाहे किसी भी कंपनी से, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ को कवर करने के लिए। अब यह जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है इसमें होता है कि मनुष्य को जो होने वाली बीमारियां हैं, तो यदि वैसी कोई बीमारी की चपेट में आ जाए, कोई असाध्य रोग, कोई जो भयंकर बीमारी है जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, ब्रेन से संबंधित कोई डिजीज हो या किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह वगैरह, कहने का अर्थ है कि जो ऐसे रोग, ऐसी बीमारी जिसमें कि बहुत अधिक पैसा खर्च होता है, तो उसके लिए यह प्रीमियम करवाया जाता है। इंश्योरेंस कंपनियां इस तरह की व्यवस्था दी है कि आप एक निश्चित प्रीमियम प्रत्येक वर्ष आप देते जाइए और उसके बदले में यदि आपको कोई बीमारी हुई या किसी कारणवश आप हॉस्पिटलाइज हुए या आपके परिवार का कोई सदस्य हुआ, तो वैसी स्थिति में आपको बीमा कवर दिया जाएगा, अर्थात आपका जो खर्च होगा उसका पेमेंट किया जाएगा। इसमें भी 2 तरह का है। एक है कि वो डायरेक्ट पेमेंट कर देती है, अस्पताल का जो है डायरेक्ट क्लेम जाता है आप और उसके अनुसार वो कर देते हैं। दूसरा है कि आप स्वयं खर्च कीजिए उस समय और बाद में इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो वह है स्थिति। तो इससे ही हम जो है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पाते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसके लिए कटौती के लिए पात्र करदाता कौन कौन होते हैं। पात्र करदाता का यहाँ सेंस है कि किसे कटौती मिलेगी, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में जो भी डिडक्शन किए गए हैं उनके लिए कुछ विशेष शर्तें, कुछ कंडीशन लगाए जाते हैं ताकि जो है किसी तरह की फ्रॉड की संभावना न हो सके। तो इसलिए यहाँ पात्र की बात आती है कि कौन पात्र करदाता है, अर्थात किसे डिडक्शन मिलना चाहिए। तो यह जो डिडक्शन है वह व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार, अर्थात कंपनी वगैरह को नहीं मिलेगा या साझेदारी सरकारी व्यवसाय में नहीं मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार, तो उसमें पहला कि एक व्यक्ति की दशा में, अब हम लोग दोनों स्थितियों को देखेंगे कि व्यक्ति या इंडिविजुअल की दशा में क्या होगा और ज्वाइंट हिंदू फैमिली की दशा में क्या क्या डिडक्शन मिलेंगे। तो एक व्यक्ति की दशा में अब हमने
बना दिया है, एक तरफ स्थितियां और दूसरी तरफ कि क्या डिडक्शन मिलेगा। अर्थात डिडक्शन यहाँ जो वो तो हो गया, जो मैंने कहा क्लेम की बात की है तो क्लेम तो कंपनी देगी। यहाँ है कि यदि उस पर आपने खर्च किया है, वैसे ही पॉलिसी लिया है, तो उसका जो प्रीमियम आप देते हो तो उस प्रीमियम की जो है किस सीमा तक कटौती मिलेगी, यहाँ हम लोगों को यही अध्ययन करना है। हमको इससे मतलब नहीं, वो बीमा कंपनी का काम है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे ए स्वयं एवं परिवार, जीवन साथी एवं आश्रित बच्चों के लिए कटौती, अर्थात जब अगर 25,000 रुपए तक आपने प्रीमियम दिया है तो जो है वह आपको आपका ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्ट या आपके इनकम से डिडक्ट कर दिया जाए। जो इसके बाद माता पिता के लिए अतिरिक्त कटौती, ये 25,000 है। इसमें है कि ए या बी में से कोई वरिष्ठ नागरिक या अति वरिष्ठ नागरिक है। तो अब कहता है कि अगर मान लीजिए जो ए या तो जो दिया गया तो उसमें से अगर मान लीजिए जीवन साथी में कोई एक जो है वरिष्ठ नागरिक हो, तो वैसी स्थिति में जो है माता या पिता, तो अगर वरिष्ठ है माता या पिता के लिए अतिरिक्त तो माता में से मैंने जो ये दिया हुआ है तो इन दोनों में से कोई अगर वरिष्ठ नागरिक है तो उसके लिए जो है वरिष्ठ या अति वरिष्ठ, तो वैसी स्थिति में कटौती की रकम जो हो जाएगी 50,000। उसके बाद ये है कि यदि ए में वर्णित कोई सदस्य अति वरिष्ठ नागरिक है और उसकी चिकित्सा पर व्यय किया गया है तो चिकित्सा बीमा और उसका चिकित्सा बीमा नहीं है तो वैसी स्थिति में 50,000 की रकम। अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोगों ने चर्चा किया कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि मेडिकल इंश्योरेंस नहीं प्रीमियम नहीं लिया है और अपने माता पिता या जीवन साथी के ऊपर जो है उसका खर्च होता है, उसकी बीमारी में खर्च होता है और वह मेडिकल बोर्ड से अप्रूव्ड है, तो वैसी स्थिति में उसको 50,000 रुपए की कटौती मिलेगी। 50,000 तक उसका डिडक्शन होगा, भले उसने प्रीमियम नहीं लिया हो। इससे क्या जो लेकिन जो है जो उसका खर्च हो रहा है तो इसका 50,000 तक वह छूट मिलती है। उसके बाद डी, यदि बी में वर्णित माता पिता में से कोई अति वरिष्ठ नागरिक है और चिकित्सा बीमा नहीं होने की स्थिति में व्यय की गई राशि पर कटौती 50,000 और ए एवं सी के योग पर अधिकतम कटौती 50,000 और बी एवं डी के योग पर अधिकतम कटौती। मैंने यह बता दिया कि अधिकतम आपको इतना ही मिलेगा, यह नहीं कि आप दोनों तरह का लाभ नहीं ले लोगे। तो इसलिए यही ध्यान रखना है हम लोगों को, क्योंकि यह एक्ट है और एक तरफ लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हर बातों को बिल्कुल हूबहू हमें ध्यान में रखना होगा, अन्यथा गलती होने की संभावना रहती है। तो हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो यह तो हो गया इंडिविजुअल की, अगर इंडिविजुअल हो तो उसे किस स्थिति में कितनी कटौती मिलेगी। अब हम लोग दूसरा आते हैं हिंदू अविभाजित परिवार की दशा में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली की स्थिति में। तो इसमें ए परिवार के सदस्यों का बीमा प्रीमियम 25,000 तक, अगर परिवार के सदस्यों का बीमा प्रीमियम है तो 25,000 तक कटौती मिलेगी। परिवार की वरिष्ठ नागरिक या अति वरिष्ठ नागरिक के लिए 50,000 तक कटौती मिलेगी। फिर बी है कि परिवार के अति वरिष्ठ नागरिक के चिकित्सा बीमा नहीं रहने पर, वह जो ऊपर वाला ए है वह है कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की कटौती मिल रही है,
कि अगर उतना तक आप प्रीमियम पर ईयर चुकाते हो तो आपको कटौती प्राप्त होगी। लेकिन इस बी में कह रहा है कि यदि परिवार के अति वरिष्ठ नागरिक के चिकित्सा बीमा नहीं रहने पर किए गए जो व्यय हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, तो उनके लिए भी 50,000 तक की सीमा है। अर्थात अगर नहीं है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कोई बात नहीं, 50,000 तक अगर खर्च किया गया है उन पर जो वरिष्ठ नागरिक हैं, अति वरिष्ठ नागरिक हैं, तो उनको वैसी स्थिति में वो 50,000 रुपए की कटौती मिलेगी। फिर वही कहेंगे ए एवं बी के योग पर अधिकतम, दोनों के योग पर ऐसा नहीं, अब यहाँ ध्यान दिया जाए कि ऐसा नहीं कि वह 25,000 पा गए उधर या 50,000 उधर पा गए, ए में जो दिया हुआ है और बी में। अर्थात अगर आपने चिकित्सा बीमा कराया, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यदि है तो वैसी स्थिति में उस प्रीमियम की भी कटौती मिलेगी। अब यह नहीं कि फिर उसी पर जो है आप एक्चुअल खर्च का भी कटौती लेंगे, दोनों में से कोई एक सुविधा मिलेगी, यही ध्यान रखना है। तो चूंकि इनकम टैक्स में जो है इस तरह की व्यवस्था की गई है कि कोई भी फ्रॉड न हो, कोई न, क्योंकि स्वाभाविक है कि कोई भी टैक्स पेयर स्वेच्छा से टैक्स नहीं देना चाहता। सवाल है कि जो भी हमारी आमदनी है हमारी स्वयं की अर्जित की हुई, दिमाग यही रहता है। हम लोग जो प्रैक्टिकली जो अनुभव है कोई भी है तो मान लीजिए कि वो उसने स्वेच्छा से अर्जित किया, चाहे वो कष्ट किया, स्वयं अर्जित किया, सारा कष्ट उठाया, चाहे वो व्यवसाय हो या नौकरी हो या पेशा हो या अन्य कोई भी, या मान लीजिए रिस्क लेता है, चाहे शेयर खरीदा, डिबेंचर खरीदा, जिस तरह का भी उसने इन्वेस्टमेंट किया या अपनी सेवाएं दी, उसके बदले में जो मिल रहा है अब उस पर भी टैक्स लिया जाए तो कौन देना चाहेगा, ऐसी सोचा। तो इसलिए जो है प्रत्येक वर्ग, अब नौकरी पेशा वाले तो लगभग पकड़े जाते हैं, उनका तो कोई चारा नहीं होता है, जो सच्चाई है, लेकिन बाकी लोग प्रयास करते हैं क्योंकि वे चाहे तो वे हेर फेर कर सकते हैं, तो जो है इस तरह का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए इनकम टैक्स में सब में कुछ अपवाद और सब में कुछ कंडीशन लगाया है, सारे जो उसके क्लॉजेज हैं उसमें, यही हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यह हो गया। इसके बाद इसके लिए यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य बीमा की योजना केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है जहां तहां से जो है आप बीमा करा लें, अर्थात स्वास्थ्य बीमा की योजना जो है वह केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो, साथ ही प्रीमियम का भुगतान करदाता की कर योग्य आय में से किया जाना चाहिए। हाँ, यह भी ध्यान रखना है कि जो है वो अनुमोदित हो, ठीक है, सरकार द्वारा वो तो हो ही, लेकिन साथ ही जो है करदाता द्वारा ही उसका प्रीमियम चुकाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा प्रीमियम चुका रहा हो और लाभ आप लें, ऐसा संभव नहीं है। प्रीमियम आप करदाता के द्वारा उसकी आय में से चुकाया जाना चाहिए, यह ध्यान रखना होगा। तो यह हो गई बात। अब हम लोग छठा हमारा पॉइंट है कि डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट एंड ए पर्सन विथ डिसएबिलिटी। अर्थात कह रहा है कि कोई डिसेबल हो गया है, कोई अशक्त है, बिल्कुल ही अशक्त है और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर जो है और वह डिपेंडेंट है एसएससी का, तो उसके जो है स्वास्थ्य पर जो खर्च किया जाता है उसके बारे में यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D में इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें है कि एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार जो भारत में निवासी है द्वारा किया गया व्यय यदि है तो कौन कौन सा व्यय, तो ए
अपने पर आश्रित निःशक्त व्यक्ति की चिकित्सकीय उपचार, परिचर्चा या प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए किया गया हो, यह व्यय जो है इन सब चीजों के लिए किया गया है। तो वैसी स्थिति में बी, जीवन बीमा निगम अन्य बीमाकर्ता, प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी के पास निःशक्त व्यक्ति की भरण पोषण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन रकम जमा कराई गई है। आप समझ रहे हैं? और कटौती की मात्रा, अब इसमें कटौती की जो मात्रा होगी वह ये है कि 75,000 में 75,000 तक कटौती मिल सकती है। दूसरा है कि गंभीर निःशक्त व्यक्ति के लिए जो है अब जो है वैसी स्थिति में 1,25,000, अगर सामान्य ढंग का है तो 75,000, और अगर गंभीर रूप से निःशक्त है और इसका मतलब स्वाभाविक है कि उस पर ज्यादा खर्च होगा, तो ज्यादा खर्च होगा, तो वैसी स्थिति में बना दिया गया है कि 1,25,000 तक कटौती मिलेगी। इसके बाद सी, यदि असमर्थ आश्रित की मृत्यु कटौती प्राप्त करने वाले व्यक्ति से पहले हो जाती है तो जमा कराई गई राशि कर योग्य मानी जाती है। अब यहाँ यह ध्यान देना कि भाई बात तो है, क्योंकि यदि असमर्थ जो आश्रित है जिसके ऊपर आपने लाभ आप ले रहे हो, तो वह जो है अगर उसकी मृत्यु पहले हो जाती है तो इसके बाद तो अब उसको नहीं देंगे। तो वैसी स्थिति में जो है वही कराए कि अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद 7वां, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओन आर डिपेंडेंट, अपना या डिपेंडेंट का जो है मेडिकल, यह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80DD में वर्णित है। प्रत्येक में एक बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक में आपको जो है इसके जो सेक्शंस हैं, क्योंकि यह लॉ है तो लॉ में सेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप ऐसे जितना लिख दें परीक्षा के ख्याल से या जानकारी के ख्याल से भी रहना चाहिए कि आपको सेक्शन की जानकारी होनी चाहिए, और परीक्षा के ख्याल से भी आपको सेक्शन लिखना आवश्यक है, क्योंकि जब आप नहीं लिखोगे तो यही माना जाएगा कि इसका मतलब कि आप ऐसे ही कहानी कह रहे हो, तो बाकी में चल जाएगा जो भी आप करते हैं, लेकिन इसमें सेक्शन आवश्यक होता है। इसलिए आप लोग हमेशा प्रयास कीजिएगा कि कोई भी जो एक्ट है उसके सेक्शन को हम लिखें, तभी वह ज्यादा ऑथेंटिक होगा। तो यह हो गया कि डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओन आर डिपेंडेंट, इस रकम का भुगतान करदाता द्वारा अपने ऊपर या अपने ऊपर आश्रित रिश्तेदार अथवा हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य की चिकित्सा पर किया जाना चाहिए। अब यहाँ ध्यान रखना है कि या तो अपने पर कर रहा हो, ये जो सेक्शन कहता है कोई यदि अपने ऊपर आपने स्वयं किया, या अपने आश्रित, अपने ऊपर जो आश्रित बाकी लोग हैं, तो आश्रित किसको माना जाता है? माता पिता, अगर पति है तो पत्नी और बच्चे, बस यही आश्रित की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो अब इसमें पहला परिस्थिति है कि इस परिस्थिति में कटौती की अधिकतम रकम वास्तव में भुगतान की गई रकम या 40,000 दोनों में से जो कम हो वही स्वीकृत हो। अर्थात या तो मान लीजिए जैसे आपने व्यय कर दिया 50,000, तो 50,000 की स्वीकृति नहीं मिलेगी, स्वीकृति 40,000 की मिलेगी। अगर आपने व्यय किया मात्र 20,000 रुपया चिकित्सा पर अपने या अपने डिपेंडेंट के, तो वैसी स्थिति में वो 40,000 की सीमा नहीं रह जाएगी, आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? मात्र 20,000। इसलिए कह रहा है कि दोनों में से जो कम हो वही, या तो भुगतान की गई रकम अथवा 40,000। तो यह चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आपका खर्च हुआ 20,000 और आपको 40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, यह नहीं संभव। दूसरा, यदि चिकित्सा पर व्यय वरिष्ठ नागरिक के संबंध में किया गया है
अब यहाँ ध्यान देने योग्य है कि वरिष्ठ, अगर वो तो हो गया कि सामान्य जो नागरिक हैं, आपके आश्रित जो हैं या आप स्वयं सामान्य स्थिति में हैं। वरिष्ठ नागरिक का मतलब क्या, जो 60 वर्ष से, जो 60 वर्ष से नीचे वाले हैं उनको सामान्य नागरिक माना जाता है। तो ये वही कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिक के संबंध में किया गया है। तो कटौती की अधिकतम रकम वास्तव में भुगतान की गई रकम या 1 लाख दोनों में से जो कम हो तो वह होगी कटौती की राशि। यदि बीमा कंपनी से कोई रकम इलाज हेतु प्राप्त हो जाती है तो उपयुक्त वर्णित रकम में से उसको जो है घटाकर शेष रकम की कटौती दी जाएगी। अब यह भी ध्यान रखना है, मान लीजिए ठीक है वरिष्ठ नागरिक पर ज्यादा खर्च होता है, यह मान के चला जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो रोग ज्यादा होते हैं, उन पर खर्च ज्यादा होता है, इसलिए 1 लाख की सीमा दी गई है। लेकिन यदि ऐसा है कि मान लीजिए कि आपने बीमा कोई कराया है, कोई दुर्घटना बीमा आपने कराया या इलाज के लिए आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हो और उससे रकम प्राप्त हो गई है, तो वैसी स्थिति में जो रकम प्राप्त हो जाती है, स्वाभाविक है कि अधिक नहीं प्राप्त होगी, हमेशा कम ही जो है इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं, कहती है, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको जो वे लोग एडमिसिबल नहीं मानती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वही कहा जा रहा है कि यदि ऐसा होता है तो अगर मुझसे प्राप्त हो जाता है क्लेम, तो वैसी स्थिति में क्लेम से जितना अधिक आपने खर्च किया होगा उसकी कटौती मिलेगी। अगर क्लेम के बराबर या क्लेम से कम ही खर्च किया गया होगा तो अब आपको कोई कटौती नहीं मिलेगी। तो यह तो हो गया। अब 8वां, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर स्टडी। अब यह ध्यान देंगे हम लोग कि अगर हायर स्टडी के लिए लोन लिया गया हो, जैसे व्यक्ति जो है चाहे अपने लिए ले या अपने ऊपर आश्रित जो व्यक्ति हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, उनके लिए, चाहे बच्चे हों, पत्नी हो, माने किसी को हायर स्टडी के लिए किसी के लिए अगर लोन लिया जाता है तो उसकी संबंध में इसमें चर्चा की गई है। यह है इनकम टैक्स एक्ट के 80E, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके सेक्शन 80E में इसकी चर्चा है। यह कटौती केवल ऐसे व्यक्ति करदाता को मिलेगी जिसने अपनी या किसी रिश्तेदार की पूर्णकालीन शिक्षा हेतु किसी वित्तीय संस्था अथवा अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था से कोई ऋण लिया हो, अर्थात किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, अर्थात चाहे बैंक हो या जो भी उस तरह की देने वाली हो, या अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था यदि कोई है तो उससे यदि लोन लिया है तो वैसी स्थिति में जो है इसको कटौती मिलेगा। ऐसा नहीं किसी आप कहें कि हम फलाना व्यक्ति से लोन ले लिए हैं, किसी व्यक्ति से लोन लेने पर उसकी कटौती नहीं मिलेगी। इसलिए कहता है कि वित्तीय माने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक है या अन्य लोन देने वाले जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा अगर दिया गया है तो तभी यह कटौती मिलेगी। और साथ ही ऋण पर ब्याज का भुगतान करदाता की कर योग्य आय से में से गत वर्ष में किया गया है। यह भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आपने इंटरेस्ट नहीं अपने आय से नहीं दिया, कोई दूसरा परिवार का कोई दूसरा सदस्य दे रहा है और आपको उसका लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी जो कर योग्य आय है उसमें से यदि इंटरेस्ट चुकाया गया हो, इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ हो, तो वैसी में वह जो है रिडक्शन मिलेगा। इसके बाद 9वां, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। अच्छा नहीं, थोड़ा सा इसके पहले हम लोग और एक चीज समझ लें कि गत वर्ष में जो भुगतान की गई ब्याज की संपूर्ण रकम है वह कटौती होगी इसमें, और यह कटौती भुगतान प्रारंभ किए जाने वर्ष के अतिरिक्त अगले 7 वर्षों में स्वीकृत की जा सकती है, अर्थात कुल 8 कर निर्धारण वर्षों तक दी जा सकती है। अब
अभियान होगा, हम लोग जो एक चैप्टर पढ़े हैं जो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, तो वहां पर है कई के बारे में दिया हुआ है कि अगले जैसे मकान संपत्ति से के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें है कि अगले 8 वर्षों तक वही नियम यहाँ भी एजुकेशन लोन में भी वही नियम है कि अगले 8 वर्षों तक, अर्थात कर निर्धारण वर्ष में अगर हम दे रहे हैं 10 वर्ष का, जिस साल की उसने लोन चुकाया है तो उस साल और प्लस अगले 7 साल, या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह 8 साल तक जो है 8 कर निर्धारण वर्षों में चुकाया जा सकता है। अब 9, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब आगे वही जो हम चर्चा कर रहे थे हम लोग, उसकी बात आ गई सेक्शन 80EE में इसका वर्णन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस धारा के अंतर्गत केवल इंडिविजुअल एसएससी को रेसिडेंशियल हाउस के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती सूचित है, सिर्फ इंडिविजुअल को। चलिए, कटौती की शर्तें इसमें हमें ध्यान देना है कि ऋण किसी वित्तीय संस्था द्वारा, वही बात जो हमने एजुकेशन लोन में हम लोग किया कि किसी, लेकिन इसमें और दिया गया है कुछ और शर्तें हैं कि किसी वित्तीय संस्था द्वारा 1/4/2016 से 31/2017 तक स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरा, स्वीकृत ऋण की राशि 35 लाख से अधिक न हो, अर्थात एक मैक्सिमम लिमिट किया गया है कि 35 लाख रुपए तक का ऋण अगर आप लेते हो तो आपको इसके ब्याज पर कटौती मिलेगी। मकान संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक न हो, और मकान संपत्ति का जो मूल्य है वह 50 लाख, और एक सीमा इसलिए निर्धारित की गई है कि मान लीजिए जो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ जो है का मकान लेते हैं तो उनको यह कटौती न दी जाए, सिर्फ वैसे जिनको आवश्यकता है मकान की। इसमें बल्कि यह भी है, आगे कहता है कि जो है करदाता को ऋण की स्वीकृति की तिथि को किसी अन्य आवासीय संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए। अर्थात मान लीजिए उनको, और अगर आप को या जो एसएससी हैं उनको और कोई मकान हो तो वैसी स्थिति में उनको यह छूट नहीं मिलेगी, यह भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां, ब्याज की युक्त कटौती देने की बाद पुनः किसी अन्य धारा के अंतर्गत कटौती नहीं दी जाएगी। अगर एक कटौती दी गई तो फिर दूसरे सेक्शन में इसकी कटौती नहीं होगी। और कटौती की रकम, अब उसकी भी जो है उसका भी एक लिमिटेशन, सीमा निर्धारित की गई है कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो है ब्याज की कटौती की अधिकतम रकम 50,000 रुपए से अधिक नहीं होगी, अर्थात 50,000 होगी। उससे अधिक जो रकम होगी वह टैक्सेबल होगी, उसकी कटौती नहीं दी जाएगी। इसके बाद 10वां, नेक्स्ट, अब हम लोग पूरे पॉइंट पे जा रहे हैं, ये तो सब पॉइंट था। तो 10वां, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड फंड। कह रहा है कि मान लीजिए कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो है अगर डोनेशन दिया जाता हो तो यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के अंतर्गत आता है। 80G इस सेक्शन के अंतर्गत पुण्यार्थ दान के लिए सब प्रकार के करदाताओं को कटौती मिलती है, अर्थात चाहे वो इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, या कोई फर्म हो, कंपनी हो, सबको, अर्थात कि हर तरह के करदाताओं को वह जो कटौती मिलती है। और जो है कटौती की इसमें शर्त है, इसका शर्त क्या है, तो जो है इसकी पहली शर्त है कि इस धारा के अंतर्गत कटौती ऐसे
दानों के संबंध में मिलेगी जो मुद्रा के रूप में दिए गए हों, वस्तु के रूप में नहीं। माने अर्थात सीधे आपने अगर जो है कैश के रूप में चेक द्वारा, ड्राफ्ट द्वारा, जैसे भी हो, अगर आपने दिया है तभी यह कटौती मिलेगी। यह वस्तु को, मान लीजिए आप खाने के लिए किसी को आप दान कर दिए, अपना जो कपड़ा है वो दान कर दिए, मैंने ऐसी कोई चीज दान कर दिए, तो उसकी कटौती नहीं मिलेगी। यदि दान 2000 से अधिक दिया जाता है तो इसे रोकड़ में न दे करके किसी अन्य प्रकार से चेक, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग है तो उसके अनुसार जो है होना चाहिए। अर्थात इसका कोई प्रमाण होना चाहिए। नगद अगर 2000 से अधिक, 2000 से कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि 2000 से अधिक है तो वह ऐसी स्थिति में जो है ध्यान देना है कि जो है उससे अधिक नहीं होना चाहिए और इसको नगद में नहीं दिया जाएगा। बल्कि इसके बाद दूसरा है कि दान किसी विशेष जाति, वर्ग अथवा धर्म के हित के लिए जो है न हो। अब किसी विशेष जाति को, मान लीजिए कि उसको आप दान रहे हैं, किसी विशेष धर्म के लिए आप दान दे रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान देने लायक है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियां अथवा स्त्रियां तथा बच्चे किसी जाति के नहीं माने जाते हैं। अब इसमें अगर इनको दिया जाता है, इनके उस तरह की संस्थाओं को दिया जाता है जो हरिजनों के लिए, आदिवासियों के लिए या महिलाओं के कल्याण के लिए, जैसे अनाथालय है, बच्चों के कल्याण के लिए है, महिला आश्रम है, वृद्धाश्रम है, मैंने कहने का अर्थ है कि उस तरह का अगर दिया जाता है तो उसमें जो है वह माना जाएगा। लेकिन अगर बहुत से जो है जातीय संगठन बने हैं, धार्मिक संगठन बने हैं, उन संगठनों को अगर दान दिया जाता है तो वह दान जो है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। यही ध्यान हम लोगों को रखना है। तो अब जो है गणना करने के लिए उसमें भी होता है कि किसी में जो दान देते हैं आप उसमें 100% कटौती मिलती है, किसी में 50% कटौती मिलती है, तो यह भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है और जो है वह तो इतना लंबा है कि सबका जो है नहीं है, कुछ को बताया जाएगा, लेकिन बाकी आपको ध्यान रखना होगा। तो उसमें है कि करदाता द्वारा दिए गए दान, तो ऐसे दान जिनकी कटौती योग्य राशि की कोई सीमा नहीं है, अर्थात सीमा रहित दान। बी में आता है कि ऐसे दान जिनकी कटौती योग्य राशि की सीमा है, अर्थात सीमा सहित दान। तो जो है ऐसे सीमा रहित दान जिनके संबंध में करदाता को 100% की कटौती मिलती है, उसका एक वर्णन अलग अलग देखेंगे हम लोग। और दूसरा है कि ऐसे सीमा रहित दान जिनके संबंध में करदाता को 50% की कटौती मिलती है। उसी तरह इसमें भी है कि 100% की कटौती और 50%। अर्थात एक जो है कि आप इतने तक ही दे सकते हैं। सीमा सहित और सीमा रहित का यही मतलब है कि एक में है कि आप कितना दे सकते हैं दान के रूप में, और दूसरा है कि एक सीमा बनाई कि आप इतना तक देंगे तभी उसकी कटौती मिलेगी, उससे अधिक का नहीं मिलेगा। तो यही जो है हमारा डिडक्शन। वैसे तो और बहुत सारे डिडक्शंस हैं, लेकिन सबको लिखने में सालों लग जाएंगे एक तरह से कहिए तो, या मैंने अधिक समय लगेगा, इसलिए बाकी मैंने जो मुख्य था उसको मैंने आपको बता दिया और इस नोट्स के माध्यम से आपको मैंने दिखला दिया। और बाकी शेष जो है हम लोग आगे फिर इसको हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मान लीजिए इसके बावजूद भी यदि कोई चीज समझ में आपको न आवे तो आपको ऑप्शन है कि आप कमेंट के माध्यम से हमसे मिल सकते हैं। आप कमेंट करें। धन्यवाद।